नमस्कार, अपना उत्तराखंड के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र सिर्फ एक ही दिन के लिए होना है। सत्र में 10 ऑर्डिनेंस और 13 बिल सरकार लेकर आएगी। यह पहला ऐसा विधानसभा सेशन होगा जिसमें न तो नेता प्रतिपक्ष मौजूद होंगी और न विधानसभा अध्यक्ष। यहां तक कि उपनेता प्रतिपक्ष भी सदन में मौजूद नहीं होंगे। सत्र में विधायक विधानसभा में तो होंगे लेकिन अलग अलग कमरों में रहेंगे। लेकिन सत्र कराना बड़ी चुनौती है और कई मंत्री और विधायकों को कोरोना हुआ है। मंत्री हरक सिंह रावत और धन सिंह रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में यह सत्र काफी बदला हुआ होगा। तो सभी बिल पास कराने पर आज रिकॉर्ड भी बनना है। सदन में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होंगी और उपनेता भी वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। तमाम मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कई मंत्री होम क्वारंटीन हैं। ऐसे में विधायक अलग अलग कमरों में बैठ करके वहां पर कई विधायक जो है वो वर्चुअली कनेक्ट भी रहेंगे और 10 ऑर्डिनेंस और 13 बिल जो है वो आज टेबल होने हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो इस बार काफी अलग होने जा रहा है। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर रहने की कोशिश में है। कोशिश करेगा कि किसानों से जुड़े मुद्दे, कृषि से जुड़े मुद्दों को लेकर के वो सरकार पर हमलावर हो। वहीं सत्र से पहले ही कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक काजी मनोज रावत और आदेश चौहान भी शामिल हैं। अपनी फील्ड लगा तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर पर बैठ करके बाकायदा उसमें आगे बैनर लगाया हुआ है काला कानून लिख करके, और एक दिन के सत्र से पहले इस तरीके से विधानसभा जाकर के विरोध जताने की ये कांग्रेस की कोशिश। और बातचीत करने के लिए दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील प्रभात हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, कांग्रेस एक अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज सत्र की शुरुआत भी होनी है, क्या स्ट्रेटजी प्लान की है? बिल्कुल अनुपम, आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक मनोज रावत, काजी निजामुद्दीन और पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते में रोक दिया है। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो विधानसभा ट्रैक्टर के साथ जाएंगे, अपना विरोध जताएंगे। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है। आपको यहीं पर रोका गया, क्यों आपको रोका गया? देखिए, आज विधानसभा का एक दिवसीय सत्र है और एक दिवसीय सत्र में जो है सरकार जानती है कि कांग्रेस के तर्कश में इतने तीर है जो सरकार की छाती को बेंधने का काम करेगी। ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। आज हमें विधानसभा जाने से रोका जा रहा है। कहाँ लिखा हुआ, किस संविधान में लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर के माध्यम से हम विधानसभा नहीं जा सकते? ये सरकार इस देश के अंदर काला कानून बनाने का काम कर रही है, देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। इसके विरोध में आज हम निश्चित रूप से सदन में भी और सदन के बाहर भी जो है कांग्रेस के लोग इसके लिए जो है आंदोलन करने का काम करेंगे। अनुपम, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों कोरोना पॉजिटिव है, इंद्र देश, करण मारा, और अब यहाँ पर देखिए काजी निजामुद्दीन बैरियर के ऊपर चढ़ गए और पुलिस से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो यहाँ से आगे ट्रैक्टर के साथ ही जाएंगे। सुनिए। कैसे रोक सकते? मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर आप विधानसभा जाएं, 100 करोड़ रुपए की गाड़ी से बैठकर विधानसभा जाएं, लेकिन गरीब किसान के ट्रैक्टर पर अगर आप बैठकर विधानसभा जाएंगे, ये तानाशाह सरकार आपको रोकेगी। साइकिल पे जाते हैं इनके लोग। तानाशाही, किसान विरोधी सरकार है। ट्रैक्टर पसंद नहीं, किसान पसंद नहीं, मजदूर पसंद नहीं, उद्योगपति पसंद है। अभी हम अगर मर्सिडीज में बैठकर जाएंगे तो हमारे लिए सारे फाटक खुलते चले जाएंगे। कैसे रोक सकते हैं? किस कानून से रोक रहे हैं? किसके आदेश से रोक रहे हैं? इस सवाल का जवाब दे, कोई अधिकारी जवाब दे। किस कानून के तहत रोक रहे हैं? सत्र में बहुत कम विधायक कांग्रेस के, आप लोग भी यहाँ पर क्यों लगी है गाड़ी? गाड़ी हमारे पास है, हम आपकी गाड़ी के मोहताज नहीं है। हम आपकी गाड़ी के मोहताज नहीं है। हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास ट्रैक्टर भी है, हम ट्रैक्टर पर जाएंगे। आप क्यों रोक रहे हैं? हटे आप। अनुपम, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक अब यहीं पर अड़ गए हैं। हरिद्वार बाईपास है और यहाँ से विधानसभा लगभग अभी 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन कांग्रेस का विधायकों का साफ कहना है कि वो ट्रैक्टर के साथ विधानसभा जाएंगे, वरना नहीं मानेंगे। 1 करोड़ की गाड़ी में बैठकर जाएंगे तो ये सलूट भी मारेंगे।
ये सलूट भी मारेंगे और आपको अंदर भी जाने देंगे। सलूट भी मारेंगे। किसान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी। हमें ट्रैक्टर पर बैठकर नहीं जाने दिया जा रहा। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। अगर मैं अभी फॉर्च्यूनर गाड़ी में, मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर जाऊंगा तो यही जो मुझे रोक रहे हैं ये सलूट भी मारेंगे। विधायकों को यही सलूट भी मारेंगे। क्यों रोक रहे हैं? ये विधानसभा जाने से रोका है। ऐसी पुलिस की दादागिरी, ये हथियार बना रही है सरकार इनको। ये तस्वीरें देखिए अनुपमा। हथियार बना रही है। और साइकिल से दीपांकर, अगर बातचीत हो पाए तो एक बार जानने की कोशिश कीजिए, इनकी क्या स्ट्रेटेजी है? क्या इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे या सदन के अंदर जाएंगे? विधायकों को सदन में जाने से एक पुलिस का सीओ रोक रहा है। क्यों रोक रहे हैं आप? काशी जी, ऐसी स्थिति क्योंकि आपके कुछ विधायक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे में अगर आपको यहीं रोका गया तो फिर सत्र कैसे चलेगा? पहले तो सवाल ये कि रोक क्यों रहे हैं हमें? क्या वजह है? क्या ये पुलिस प्रशासन के थ्रू विधानसभा लोकतंत्र चलेगा? क्या एक दिन की विधानसभा भी पुलिस चलाएगी? लाठी दमन के बल पर क्या ये अंग्रेजों की तरह सरकार चलेगी? तो सुना अनुपम आपने कि इनका ये कहना है कि बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, मैं आऊंगा आपके पास। सुनील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, सरकार की क्या तैयारी है? सत्र की शुरुआत हो रही है, काफी बदला हुआ ये सत्र है। तमाम जो विधायक हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, कुछ लोग होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में ये सत्र कैसे हो पा रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, आप बताइए विस्तार से। देखिए अनुपम, मैं विधानसभा के ठीक सामने खड़ा हूं क्योंकि पत्रकारों को अंदर एंट्री नहीं है, तो आप देखेंगे कि यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और खासकर कोविड के तहत जो प्रोटोकॉल होता है वो पूरी तरह से फॉलो यहां पर किया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को, यानी चूंकि आम आदमी अंदर घुस नहीं सकता, स्टाफ घुस नहीं सकता, तो जो मंत्री और विधायक जो प्रवेश कर रहे हैं उनको बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है और सदन में भी ये व्यवस्था की गई है कि जो मुख्य सदन है, जो मंडप है विधानसभा का, वहाँ पर मात्र 41 विधायक बैठेंगे, जिसमें पत्रकार दीर्घा भी शामिल है, उसको भी कन्वर्ट कर दिया गया है मंडप में। इसके अलावा 30 विधायकों की अलग से बैठने की व्यवस्था की गई है विधानसभा के ही दूसरे कक्ष में, रूम नंबर 107 में, और वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे सदन से। लेकिन जिस तरह से अनुपम लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, आपने देखा कि कल भी 2 राज्य मंत्री धन सिंह कोरोना पॉजिटिव आ गए, हरक सिंह जो वन मंत्री है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए, इसके अलावा विधायक पुष्कर धामी भी कोरोना पॉजिटिव आए। तो उसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो सदन चलेगा उसमें विधायकों की बहुत कम संख्या यहाँ पर हो सकती है। और कल भी करीब 14 विधायकों के जो कोविड टेस्ट कराए गए थे उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, वो रिपोर्ट भी आनी अभी बाकी है। हो सकता है कि उस रिपोर्ट से भी एक बड़ी हलचल यहाँ पर पैदा हो जाए, क्योंकि कुछ विधायक अगर कोरोना पॉजिटिव निकल गए तो ये अपने आप में एक बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए। दीपांकर, आप भी नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जैसे ही सत्र शुरू होगा तमाम अपडेट्स न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। मंगलवार को केदारनाथ पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी थी। यही नहीं, केदारनाथ के मुख्य पुजारी समेत कई तीर्थ पुरोहित भी केदारनाथ धाम में मौजूद थे और केदारनाथ के पुनर्निर्माण कर्मचारी भी धन सिंह के संपर्क में आए हैं। अब आज केदारनाथ में स्वास्थ्य टीम भेजी जाएगी जो वहां मौजूद लोगों के सैंपल लेगी। विधानसभा सत्र को लेकर धन सिंह रावत ने जांच कराई थी, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी खबर की। मंगलवार को राज्य में 874 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,000 के पार हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 512 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 11,800 अभी भी एक्टिव केस हैं। और अब बात करते हैं इंदिरा हृदयेश की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 72 घंटे में इंदिरा हृदयेश को बुखार नहीं आया है। उनके निमोनिया इन्फेक्शन में भी कमी आ रही है। आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश को कोरोना संक्रमण के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस समय उनका वहीं पर इलाज चल रहा है। रविवार को इंदिरा हृदयेश को देहरादून से एयरलिफ्ट कार लाया गया था। बाल विकास विभाग में अपर सचिव वी षणमुगम के गायब और अपहरण मामले में अब नया खुलासा हुआ है। वी षणमुगम बीते 2 दिन से अपने टिहरी आवास पर होम क्वारंटीन थे। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम को मंत्री रेखा आर्या ने वी षणमुगम के गायब होने की जानकारी देहरादून के एसएसपी अरुण मोहन जोशी को दी थी और उनके अपहरण होने की आशंका जताई थी। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि रविवार से अपर सचिव का फोन स्विच ऑफ चल रहा है। वहीं मंत्री ने टेंडर प्रक्रिया में अपर सचिव पर धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद भूमिगत हो सकते हैं।
वहीं देहरादून के पटेल नगर में एक ज्वेलर को गोली मारकर आभूषण से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि घटना के बाद आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है और सराफा कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है और जांच के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कमला पैलेस तिराहा पे इनकी ज्वेलर की जो है शॉप थी, अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो ब्लेसिंग फार्म्स के पास जो है दो बाइक सवार ने इनको रोका और उसके बाद जो है इनको ओवरपावर करके इनके पास जो बैग था वो लेकर चले गए। अभी सारे शहर में जो है नाकाबंदी कर दी गई है और प्रॉपर जो है चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के अस्थायी जेल से मंगलवार को फरार 8 कैदियों के मामले में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। 2 कलियर, 1 गंगनहर, 1 रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि 4 कैदी अभी भी फरार हैं। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है उनको पकड़ने के लिए। 4 कैदी यहां पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल 8 कैदी गिरफ्तार पहले फरार हुए, उसके बाद यहां पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें जो 8 कैदी फरार हुए थे उनमें से 4 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी 4 कैदी फरार हैं। हरिद्वार के अस्थायी जेल से 8 कैदियों की फरारी का यह पूरा मामला है। रामनगर से खबर है, जहां पर ब्रजेश अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ गैर रात्रि हत्या का केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने एक 10 साल के बच्चे का लापरवाही से ऑपरेशन किया और डॉक्टर की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि भवानीपुर छोटी के कृष्णा पोखरियाल का 11 सितंबर को ब्रजेश अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे काशीपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चिकित्सा में लापरवाही की गई है, जिसके संबंध में थाना पर 304A IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच के पश्चात ही अभियोग में अगली कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर शहर से सटे सुकौली गांव में लेपर्ड ने एक युवक को अपना निवाला बना लिया। युवक मानसिक रूप से कमजोर था, जिस कारण वो बाहर ही सोया हुआ था, लेकिन रात को लेपर्ड ने युवक को अपना शिकार बना लिया। वन विभाग और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग लेपर्ड को पकड़ने की कार्य योजना तैयार कर रहा है। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। विकासनगर से खबर है, तेज रफ्तार गाड़ी ने पहले एक टेम्पो फिर एक कार को टक्कर मार दी। तीनों गाड़ियों में सवार 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में भर्ती किया गया है, जबकि एक घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा देर रात दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बाड़वाला के पास हुआ। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावितों का बरसात के बाद सर्दियां इम्तिहान लेंगी। असल में धारचूला विधानसभा में सैकड़ों आपदा प्रभावित आज भी राहत शिविरों में दिन गुजारने को मजबूर हैं और अगले 4 महीने उनके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। धारचूला विधानसभा में आसमानी आफत ने इस बार जैसा तांडव मचाया, वैसा कम ही देखने को मिलता है। बारिश के तांडव में जहां 2 दर्जन से अधिक लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे, वहीं हजारों लोगों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। आशियाने जमींदोज होने से सैकड़ों परिवार बीते 2 माह से राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन अब बरसात खत्म होने के बाद इनके सामने सर्दी का डर सता रहा है। आपदा प्रभावितों के लिए बने सभी राहत शिविर उच्च हिमालयी इलाकों में है, जहाँ अभी से कड़कड़ाती ठंड सितम ढाने लगी है। तो निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर हम विधानसभा सत्र में कार्यस्थगन के माध्यम से इस मामले को उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आपदा प्रभावितों को जल्दी से जल्दी पुनर्वास किया जाए। प्रशासन ने बरम, मवानी, दवानी और सेरा के राहत शिविरों में 140 परिवारों को रखा है, जबकि धापा के प्राइमरी स्कूल में 60 से ज्यादा परिवार दिन गुजार रहे हैं। अब प्रशासन के दावे बड़े हैं, लेकिन सर्दियों का सवाल बना हुआ है। संपूर्ण व्यवस्था हम लोग करेंगे। जाड़े के मौसम को देखते हुए वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कंबल का वितरण किया जाएगा और एवं अन्य जो सामग्रियां हैं उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। भारी बरसात के बाद अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार की सर्दियां भी जमकर सितम ढाएंगी। ऐसे में आपदा प्रभावितों का दर्द कई गुना बढ़ना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी झील में 6 महीने बाद बोटिंग शुरू होने के बाद अब टैक्स वापस किए जाने की मांग उठने लगी है। टिहरी झील बोट व्यवसायियों का कहना है कि सरकार मैक्स गाड़ी मालिकों का टैक्स माफ कर रही है, जबकि बोट व्यवसायियों के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। बोट व्यवसायियों द्वारा सरकार को एडवांस में करीब 1 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कर दिया गया था, जिसके बाद लॉकडाउन के करीब 6 माह
बोट संचालन पूरी तरह से ठप रहा। अब बोट संचालन तो शुरू हो गया है, लेकिन बोट व्यवसायियों को 6 माह में करीब 3 से 4 लाख का घाटा हो गया और अब फिर से टैक्स जमा करना है। कि नहीं चल पाएगी कि सरकार टैक्सी मैक्सी और बस संचालकों का टैक्स माफ एक तरफ 3 महीने का माफ करती है और टिहरी झील के जो लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए साल का टैक्स एडवांस में जमा कर दिया, जिसमें सरकार ने 6 महीने का ब्याज भी खा लिया है, वो पैसे हमें 6 महीने का वापस नहीं कर रही है। ये हमारे साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम ऋषिकेश ने कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सैनिटाइजेशन का काम एक बार फिर शुरू किया है। नगर निगम की मेयर ने बताया कि टैंकर और मशीनों द्वारा कर्मचारियों को सैनिटाइजेशन में लगाया गया है। साथ ही नगर निगम ने अपनी 2 वेबसाइट लॉन्च कर रखी हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, जिस पर लगातार सूचनाएं दी जा सकती हैं। हर समय आपकी सेवा में तत्पर है। जहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम होगा वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जहाँ पे विशेष फॉगिंग का विशेष सफाई अभियान का काम है वो लगातार चल रहा है। आपकी अगर कोई समस्या है तो नगर निगम ने अपनी 2 वेबसाइट जारी कर रखी है। मेयर हेल्पलाइन है, ड्रॉप बॉक्स नगर निगम के बाहर लगा हुआ है। आप अपनी शिकायत उसमें, अपनी समस्या उसमें डाल सकते हैं। IPL 2020 में उत्तराखंड के अनुज रावत राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते नजर आएंगे। अभी तक दिल्ली की टीम से रणजी खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज का IPL में पहला सीजन होगा। मूल रूप से रामनगर के रहने वाले 20 साल के अनुज रावत को राजस्थान ने 80 लाख रुपए में खरीदा है। अनुज रामनगर के रूपपुर के रहने वाले हैं और अनुज के पिता वीरेंद्र सिंह किसान हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।